हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाला है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 3। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बताओ हमने क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था प्रोडक्शन। व्हाट डू मीन प्रोडक्शन? तो बाबू इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। और हम लोग बोल सकते हैं इट रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। यहाँ तक आपने समझ में आया था। फिर मैंने आपको बताया था क्या कि फैक्टर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। फैक्टर्स कितना तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। फर्स्ट वन इज फिक्स फैक्टर एंड द अदर वन इज वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या होता है बाबू? फिक्स फैक्टर वो फैक्टर है जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं करता, जैसे कि लैंड, मशीनरी। तो फिक्स फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। और हम लोग वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर है जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज हो जाता है, जैसे कि बाबू रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। तो व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल फैक्टर? इट वाज टू दोज फैक्टर विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा था, बताओ, फिक्स फैक्टर को जो पैसा पेमेंट करते हैं, फिक्स फैक्टर को जो पैसा क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। एंड वेरिएबल फैक्टर को जो पैसा पेमेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल याद है क्या? लैंड को क्या पेमेंट करते हैं हम लोग? रेंट या रॉयल्टी। अच्छा ठीक है। और अगर इधर बात करें वेरिएबल कॉस्ट की तो बाबू लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं, है ना। रॉ मटेरियल का जो खर्चा है ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पे। फिर मैंने बताया था कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी जीरो नहीं होगा। हम लोग प्रोडक्शन करें या ना करें, भाड़ा आज भी देना था, भाड़ा कल भी देना है। तो बाबू फिक्स्ड कॉस्ट क्या? फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। पर वेरिएबल कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन जितना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा। अच्छा, फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था प्रोडक्शन फंक्शन। तो व्हाट डू मीन प्रोडक्शन फंक्शन? तो बाबू इट रिफर्स, प्रोडक्शन फंक्शन भी कैन बी डिफाइंड एज द फंक्शनल रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। और अगर हम लोग दूसरी भाषा में बोले, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम इनपुट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्या? मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। फिर मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं शॉर्ट रन में तो उसे कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं किसमें? लॉन्ग रन में, तो हम लोग उसे कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड तीन तरह के हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। वेरी शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है कि जिसमें मेजर चेंजेस तो नहीं कर सकते पर स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं। लॉन्ग रन कैसा टाइम पीरियड है जिसमें बहुत टाइम है हमारे पास, हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको पुराना सारा लेक्चर याद आ गया होगा। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है टोटल प्रोडक्ट। बोलो क्या नाम है उसका? टोटल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग प्यार से बोलेंगे क्या? टीपी। अच्छा बताओ ना, ये टोटल प्रोडक्ट होता क्या है? तो बाबू किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी क्या एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फिक्स फैक्टर की और वेरिएबल फैक्टर की। तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को मिला के कोई भी एंटरप्रेन्योर जो टोटल प्रोडक्शन करता है, जो क्या करता है? टोटल प्रोडक्शन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो व्हाट डू मीन टोटल प्रोडक्ट? इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इट कैन बी डिफाइंड एज क्या? द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट। मतलब आपको जितना इनपुट मिला है उसे मिला के आप जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जो क्या कर रहे हो? टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट। तो मान लो जैसे कि एक फैक्ट्री है, ये क्या है? फैक्ट्री है, फैक्ट्री में केक बनता है। तो पूरे मान लो महीने में कितना केक बना? 5000 पीस। पूरे महीने में कितना केक बना? 5000 पीस। तो इस पूरे फैक्ट्री का टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 5000। ईजी। तो चलिए बताइए। और मान लो लेबर था कितना? 10 लेबर। पूरे महीने भर 10 लेबर ने काम किया, 10 लेबर के काम करने के बाद कितना केक बन गया? 5000 पीस। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 5000। ईजी। तो व्हाट डू मीन बाय टोटल प्रोडक्ट? इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी क्या? डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट। तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके, चलिए लिखते हैं हम लोग। इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड एज total amount of, it can be defined as total amount of goods produced from the given quantity of input।
आई होप आपको टोटल प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया। बताओ क्या होता है व्हाट डू मीन बाय टोटल प्रोडक्ट? सारे लेबर, सारा रॉ मटेरियल, सब कुछ का इस्तेमाल करने के बाद हमने जो टोटल प्रोडक्शन किया, हमने जो क्या किया, टोटल प्रोडक्शन किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट। फटाफट से इसे कॉपी करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, अब आप बताओ मेरे को, मैंने आपको बता रखा है ना कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर वेरिएबल है, और लॉन्ग रन में क्या, सारे फैक्टर वेरिएबल है। तो अगर मैं बोलूँ कि इन शॉर्ट रन, इन क्या, शॉर्ट रन, अगर हमें टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाना है, इन शॉर्ट रन टीपी विल इंक्रीज, टीपी विल इंक्रीज। चलो आप बताओ, आपके पास कम समय है, आपको टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाना है, आप किसको चेंज करोगे, फिक्स्ड को या वेरिएबल को? फिक्स्ड को तो चेंज ही नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास समय कम है, शॉर्ट रन में है हम लोग। और वेरिएबल में किसको चेंज कर सकते हैं बताओ? लेबर को चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप किसे चेंज करोगे? तो बाबू हम लोग चेंज करेंगे किसे? वेरिएबल फैक्टर को। तो देखो मैं वहाँ पर यहाँ पे वही नोट डाउन कर रहा हूँ। इन शॉर्ट रन टीपी विल इंक्रीज, इन शॉर्ट रन टीपी विल इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग, बाय क्या, एम्प्लॉइंग, क्या एम्प्लॉइंग, मोर यूनिट्स। एम्प्लॉइंग मतलब होता है बाबू लगाना, एम्प्लॉइंग मतलब क्या होता है? लगाना। बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आई होप आपको लाइन समझ में आ गया। क्या समझ में आया बताओ? अगर शॉर्ट टर्म में टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो हम लोग किसे चेंज करेंगे? फिक्स्ड को या वेरिएबल को? फिक्स्ड को तो चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो किसे चेंज करना होगा? वेरिएबल फैक्टर को। तो वही लिख दिया मैंने, इन शॉर्ट रन टीपी विल इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और वही अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो इन लॉन्ग रन टीपी विल इंक्रीज, बताओ लॉन्ग रन में कैसे इंक्रीज करेगा? तो लॉन्ग रन में तो बाबू सभी वेरिएबल है, किसी को भी चेंज कर दो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन लॉन्ग रन टीपी विल इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स, बाय एम्प्लॉइंग क्या, मोर यूनिट्स ऑफ ऑल फैक्टर ना। ऑल फैक्टर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर क्या है? वेरिएबल है, चाहे वो लैंड हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वेजेस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ध्यान देते हैं इधर। बताइए, शॉर्ट रन में अगर टीपी को बढ़ाना है किसे चेंज करेंगे? वेरिएबल को। लॉन्ग रन में अगर टीपी को बढ़ाना है किसे चेंज करेंगे? ऑल फैक्टर्स को, क्योंकि सारे फैक्टर क्या हैं? वेरिएबल है। आई होप ये दोनों भी समझ में आ गया होगा आपको। कॉपी कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है क्या? शेप ऑफ टीपी कर्व। क्या है टॉपिक बताओ? शेप ऑफ टीपी कर्व। पर उसे करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, तो वो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ठीक है? चलो ध्यान दो। हम लोग यहाँ पे एक तरफ लिखते हैं क्या? मार्क्स। मान लो लिखते हैं यहाँ पे सेमेस्टर। यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग? बताओ, सेमेस्टर। यहाँ पे हम लोग लिख दिए मार्क्स, यहाँ पे हम लोग लिख दिए रेट। ये किसका है? स्टूडेंट ए का। एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है? ए। ये उसका यहाँ पे सेमेस्टर, मार्क्स और रेट। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग एक तरफ लिख देते हैं क्या बताओ? स्टूडेंट बी का, ठीक है ना? एक तरफ लिखते हैं हम लोग क्या? सेमेस्टर, एक तरफ लिखते हैं मार्क्स, एक तरफ लिखते हैं रेट। बहुत आराम से फोकस करके समझिएगा, ठीक है? चलो, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, ठीक है ना? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मार्क्स की बात कर रहे हैं। कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं बताओ? आउट ऑफ 50। 50 मार्क्स का सेमेस्टर टेस्ट था। कितने मार्क्स का सेमेस्टर टेस्ट था? 50 मार्क्स का। ए ने पहले टेस्ट में कितना नंबर लाया बताओ मेरे को? ए ने पहले टेस्ट में लाया 50 में 4 मार्क्स। 50 मार्क्स का कितना मार्क्स आया था? 4 मार्क्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, सेकेंड टेस्ट में बताओ ना उसका कितना आया? सेकेंड टेस्ट में आया उसका 10 मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक है। उसके अगले टेस्ट में बताओ ना उसका कितना आया? उसके अगले टेस्ट में आया उसका 18 मार्क्स। कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा ठीक है। 18 के बाद उसका नेक्स्ट टेस्ट में बताओ कितना आया? 28 मार्क्स। कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है। 28 के बाद बताओ ना उसका कितना आया? 28 के बाद आया उसका 40 मार्क्स। इजी? तो चलो बताओ मैंने क्या किया। एक स्टूडेंट था जिसका पहला टेस्ट में कितना आया? 50 में 4, दूसरा में 50 में 10, तीसरा में 50 में 18, चौथा में 50 में 28 एंड फिफ्थ सेमेस्टर में 50 में से 40। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अच्छा ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूँ ना, क्या निकाल लो, रेट निकाल लो। क्या निकाल लो, रेट, कि उसका जो मार्क्स बढ़ा है वो किस रेट से बढ़ा है, ताकि हम लोग उसका परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। तो चलो बताओ, पहला तो 4 था, फिर कितना का रेट से बढ़ा 6, फिर कितना का रेट से बढ़ा 8, फिर कितना का रेट से बढ़ा 10, फिर कितना का रेट से बढ़ा 12। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। चलो स्टूडेंट 2 का सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका सबसे पहले सेमेस्टर में मार्क्स कितना आया था, 12। कितना मार्क्स आया था बताओ मेरे को, 12। नेक्स्ट सेमेस्टर में बोलो इसका कितना मार्क्स आया, 22। कोई प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है। उसके बाद बताओ ना इसका कितना मार्क्स आया, उसके बाद इसका आया 30। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है। 30 के बाद बोलो इसका कितना आया, 36। 36 के बाद बोलो इसका कितना आया, 40। इजी। पहला सेमेस्टर में 50 में से कितना नंबर, 12, फिर 22, फिर 30, फिर 36 और फिर 40। इसका भी रेट निकाल लें, चलो रेट निकाल लेते हैं। बताओ मेरे को, 12, फिर कितना 10, फिर कितना से बढ़ा 8, फिर कितना से 6, फिर कितना से 4। अब हम लोग करेंगे दोनों स्टूडेंट को एनालिसिस। सुनिएगा, सेमेस्टर 5 में स्टूडेंट ए का भी 40 मार्क्स है, स्टूडेंट बी का भी 40 मार्क्स है। और मैं अगर पूछूं आपसे कि दोनों में से किस स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, दोनों में से किस स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट किसको देखने को मिला है, तो आप लोग बताओ तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट स्टूडेंट ए का है कि ज़्यादा इंप्रूवमेंट स्टूडेंट बी का है। और चलो एनालिसिस करते हैं। पहले हम लोग बी की बात करें तो पहला टेस्ट में उसका 12 आया था, पहला टेस्ट में उसका कितना आया था, 12 आया था। सेकेंड टेस्ट में उसका कितना आया, 22। मार्क्स इंक्रीज तो किया, मार्क्स इंक्रीज तो किया, पर पिछले बार 12 से बढ़ा था, इस बार 10 से बढ़ा है। अच्छा, तीसरा सेमेस्टर में कितना आया, 30, फिर मार्क्स बढ़ा। लेकिन देखो लास्ट टाइम उसने 10 का इंक्रीज़ किया था, इस बार कितना का बढ़ा, 8, फिर मार्क्स कितना हो गया, 36, फिर इंप्रूवमेंट तो हुआ है। लेकिन देखो लास्ट टाइम 8 से मार्क्स बढ़ा था, इस बार कितना से मार्क्स बढ़ा है, 6। अच्छा, फिर अगर इधर ध्यान दें तो 36 से बढ़ के कितना हो गया, 40। इस बार देखो लास्ट टाइम इसका 6 से मार्क्स बढ़ा था, पर कितना, उसके बाद कितना से बढ़ा, 4। तो कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे इसका मार्क्स इंक्रीज तो कर रहा है, मार्क्स इंक्रीज तो कर रहे हैं, नो डाउट, मार्क्स इंक्रीज तो कर रहा है, नो डाउट, पर किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे या डिक्रीजिंग रेट पे। मार्क्स तो इंक्रीज कर रहा है, रेट देखो तो रेट तो डिक्रीज कर रहा है ना। तो हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, मार्क्स इंक्रीजेज एट क्या, डिक्रीजिंग रेट, मार्क्स इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। कहने का मतलब ये बच्चा इंप्रूव तो कर रहा है, पर हर बार पिछले बार से कम इंप्रूव कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट टाइम 12 नंबर से बढ़ा मार्क्स, सेकंड टाइम 10 ही नंबर से बढ़ा, फिर उसके बाद 8 नंबर, उसके बाद 6, उसके बाद 4। तो इसका परफॉर्मेंस दिन पर दिन बढ़िया होते जा रहा है या कम होते जा रहा है, इसका परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और अगर हम लोग स्टूडेंट ए की बात करें तो पहला बार उसका मार्क्स आया था 4, फिर इसमें इंप्रूव करके कितना ले आया, 10, मतलब कितना से बढ़ गया, 6, फिर कितना से बढ़ा देखो 8, फिर कितना से बढ़ा 10, फिर कितना से बढ़ा 12। कहने का मतलब है मार्क्स तो इसका भी इंक्रीज़ कर रहा है, मार्क्स तो इसका भी इंक्रीज़ कर रहा है, पर किस रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है बताओ हमको, डिक्रीजिंग रेट पे या इंक्रीजिंग रेट पे। मार्क्स भी इंक्रीज़ कर रहा है, रेट भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो बताओ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मार्क्स कैसा, इसका मार्क्स इंक्रीजेज एट, बताओ रेट भी इंक्रीज़ कर रहा है ना, इंक्रीजिंग रेट। तो कहने का मतलब इस बच्चे का हर बार सुधार आया है और हर बार पिछले बार से ज़्यादा सुधार आया है, हर बार पिछले बार से ज़्यादा। इसमें क्या हुआ है, सुधार आया है लेकिन हर बार पिछले बार से कम। तो अगर मैं आपको बोलूँ बताओ दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, स्टूडेंट बी या स्टूडेंट ए, तो आप लोग बोलोगे ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, स्टूडेंट ए, क्योंकि उसका मार्क्स कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। स्टूडेंट बी कम एफिशिएंट है क्योंकि उसका मार्क्स कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, कोई बंदा अगर काम पूरा एफिशिएंटली कर रहा है, काम पूरा एफिशिएंटली कर रहा है, काम मन लगा के कर रहा है, तो रिजल्ट कैसा होगा, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। और वही बंदा का काम थोड़ा गड़बड़ तरीके से कर रहा है, उतना मन लगा के नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट कैसा होगा, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपको एग्जाम के लिए नहीं है, पर जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए मुझे आपको इन दोनों का मतलब समझाना ज़रूरी था। तो आपको मालूम चल गया क्या कि इंक्रीमेंट दो तरह से हो सकता है, इंक्रीमेंट दो तरह से हो सकता है। एक क्या, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, और एक क्या, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो बताओ इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट कब होगा, जब लोग पूरा एफिशिएंटली काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट कब होगा, जब लोग काम तो करेंगे लेकिन थोड़ा कम मन लगा के करेंगे, पहले के मुकाबले कम एफिशिएंटली काम करेंगे। इजी। तो आप लोग इसे रफ में नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो।
तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ टीपी कर्व। टोटल प्रोडक्ट का शेप कैसा होता है, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग को पिछला कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया कि कोई बंदा अगर एफिशिएंटली काम करेगा तो रिजल्ट कैसा होगा, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। थोड़ा कम एफिशिएंटली काम करेंगे तो इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो चलो और ऐसे समझते हैं। जैसे कि ये है हमारा एक फैक्ट्री, ये है हमारा एक क्या फैक्ट्री। इसके अंदर कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने मान लो 5 लेबर लगाया। कितना लेबर लगाया बताओ? 5 लेबर। अच्छा, अभी तो फैक्ट्री नया नया स्टार्ट हुआ है, कुछ कम लेबर है, 5 लेबर है। तो आपको क्या लगता है ये पाँचों क्या करेंगे, फांकी मारेंगे या पूरा मन लगा के काम करेंगे? अगर सिर्फ 5 लेबर है ना तो इन 5 लेबर को मॉनिटर करना भी क्या रहेगा, बहुत आसान रहेगा। तो क्या होगा, जब इनका मॉनिटरिंग अच्छा से होगा तो ये लोग काम भी पूरा मन लगा के करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, इनिशियल स्टेज में सबसे पहले जब काम मन लगा के होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़रूर, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़रूर। धीरे धीरे बढ़ेगा या इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। कारण क्योंकि 5 के 5 लेबर क्या कर रहे हैं, पूरा मन लगा के फुल फोकस के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इनिशियल स्टेज में सबसे पहले टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। किस रेट पे? टीपी इंक्रीजेज एट, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब इनिशियल स्टेज में जब प्रोडक्शन चालू हुआ, जब नया नया हमने फैक्ट्री लगाया, कुछ कम लेबर्स थे, सारे के सारे लेबर क्या कर रहे थे, मन लगा के काम कर रहे थे, अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहे थे। तो रिजल्ट कैसा हुआ, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, फिर जैसे जैसे काम बढ़ा हम लोगों ने 10 लेबर और लगा दिया, तो टोटल कितने लेबर हो गए बताओ? 15 लेबर। टोटल कितने लेबर हो गए? 15 लेबर। आपको क्या लगता है 5 लेबर को मैनेज करना जितना आसान था, 15 लेबर को भी मैनेज करना उतना ही आसान रहेगा, उससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उससे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा? तो कहने का मतलब है पहले जितना काम एफिशिएंटली हो रहा था, अब काम उतना एफिशिएंटली तो नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्शन बढ़ेगा ज़रूर, पर जिस रेट पे यहाँ बढ़ रहा था उस रेट पे तो बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हो चुका है। उन लोगों का आपस में थोड़ा बातचीत, थोड़ा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई फांके भी मारने लगेगा। तो अब वो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़रूर, पर एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि काम क्या हो गया, थोड़ा कम एफिशिएंट हो गया, थोड़ा इनएफिशिएंट हो गया। तो बताओ हम लोग क्या लिखेंगे नंबर 2 पे, टीपी क्या करेगा, इंक्रीजेस। टीपी इंक्रीजेस, इंक्रीज तो कर रहा है एट क्या, डिक्रीजिंग रेट। तो कहने का मतलब है जब फैक्ट्री नया नया स्टार्ट हुआ, सब कोई मन लगा के काम कर रहे थे, प्रोडक्शन कैसा बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग रेट पे, हर बार पिछले बार से ज़्यादा। और जब हम लोगों ने और थोड़ा लेबर लगा दिया तो प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है, पर क्या हो रहा है बाबू, हर बार पिछले बार से कम। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें इंक्रीजिंग रेट है, इसमें डिक्रीजिंग रेट है। प्रोडक्शन देखो बढ़ ही रहा है, यहाँ भी मैंने टीपी इंक्रीजेज लिखा, यहाँ भी मैंने टीपी इंक्रीजेज लिखा, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट मतलब हर बार पिछले बार से ज़्यादा, डिक्रीजिंग रेट मतलब हर बार पिछले बार से कम। तो क्योंकि कम लेबर थे, सब मन लगा के काम कर रहे थे, तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ा तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन का बढ़ाने लगा, तो बाबू क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन हर बार पिछले बार से कम। ओके, तो अगर हम शेप ऑफ टीपी कर्व की बात करें तो सबसे पहले टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे। फिर टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे मार्कर में इंक डालने के बाद। चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं हम लोग। चलिए बताइए, इनिशियल स्टेज में जब फैक्ट्री स्टार्ट हुआ, सारे लेबर एफिशिएंटली काम कर रहे थे, तो रिजल्ट कैसा था, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद बताओ क्या हुआ, हम लोगों ने और लेबर बढ़ाया, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन बिगड़ा उन लोगों में, तो रिजल्ट कैसा चला गया, टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो चलिए इस कहानी को आगे लेके जाते हैं। ये मान लो हमारा फैक्ट्री है, मान लो ये हमारा क्या है, फैक्ट्री, केक का फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है बताओ मेरे को, एक दिन का, 1 डे का 500 केक। 1 डे का कितना कैपेसिटी है बताओ मेरे को, 500 केक। बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं एक तरफ लिख देता हूँ यूनिट ऑफ लेबर और एक तरफ लिख देता हूँ केक। अग्री। मान लो जब एक लेबर लगा रहे थे तो वो एक लेबर पूरा दिन भर काम करके कितना केक बना रहा था, बना रहा था कितना, 10 केक बना रहा था। कितना केक बना रहा था, 10।
2 लेबर मिलके कितना बना लेते थे 20, 3 लेबर मिलके 25, ऐसे करते 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 जब हमारा पास 20 लेबर्स हो गए, कितने लेबर्स हो गए 20 लेबर्स, तो 20 लेबर मिलके अप्रॉक्स कितना केक बना ले रहे थे 500 केक। 20 लेबर मिलके कितना बना रहे थे 500। मेरा क्वेश्चन है इस फैक्ट्री का एक दिन का कैपेसिटी ही कितना है 500 केक, और 20 लेबर लगाने के बाद हम लोगों ने कितना केक बनाना चालू कर दिया 500 केक बनाना चालू कर दिया। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे 21 लेबर लगा दूँ, एक लेबर अगर और एक्स्ट्रा बढ़ा दूँ, एक लेबर क्या करूँ और एक्स्ट्रा बढ़ा दूँ, तो आप बताओ प्रोडक्शन बढ़ेगा? अब मैं भले ही कितना भी लेबर क्यों ना बढ़ा दूँ, प्रोडक्शन तो 500 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है। कारण प्रोडक्शन 500 से ज़्यादा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 500 तो मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो कहने का मतलब है एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, समझिएगा, स्टार्टिंग टीपी इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर टीपी इंक्रीज़ करेगा डिक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब टीपी कहाँ पहुँच जाएगा मैक्सिमम, जब टोटल प्रोडक्ट कहाँ पहुँच जाएगा बताओ मेरे को मैक्सिमम। और अगर मैक्सिमम जाने के बाद भी आप लेबर को बढ़ाते जाओगे, तो मान लो जैसे 20 लेबर था, 20 लेबर मिलके कितना केक बना रहे थे 500 केक बना रहे थे, और हमने बढ़ा के कितना कर दिया मालूम है 25 लेबर्स इंक्रीज़ करके हमने कितना लेबर लगा दिया बताओ 25 लेबर्स 25 लेबर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 25 लेबर हमने लगा दिया, तो जिसमें से 5 लेबर क्या है बताओ तो मेरे को, 5 लेबर एक्स्ट्रा है ना, 20 का ही ज़रूरत था, 20 मिलके 500 बना ले रहे थे, तो 5 लेबर क्या था एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ तो, एब्सोल्यूटली अनप्रोडक्टिव। बोलो क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, एब्सोल्यूटली अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब जिनका प्रोडक्शन में कोई हिस्सा नहीं है। तो एक चीज़ बताओ ना, 20 लेबर थे, इन लोग मिलके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर ले रहे थे, अब हमने कितना लगा दिया 25, 5 लेबर एक्स्ट्रा, तो ये 5 लेबर कौन है एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव है, इनका कोई काम तो नहीं है। बट ऐसे बोल सकते हैं कि ये लोग फ्री हैं, तो जब अगर ये लोग फ्री हैं तो बाकी 20 को भी तो डिस्टर्ब करेंगे। ये जो 5 लेबर है इनके पास कोई काम नहीं करने के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे, बाकी जो 20 मन लगा के काम कर रहे थे उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो जब वो लोग भी डिस्टर्ब होने लगेंगे, तो जो 20 मिल के 500 केक बना रहे थे, अब 25 के आने के चलते, 5 लेबर एक्स्ट्रा आने के चलते प्रोडक्शन बढ़ेगा या प्रोडक्शन घटना चालू हो जाएगा, प्रोडक्शन घटना चालू हो जाएगा। कारण मैक्सिमम कैपेसिटी रीच था, हमने क्या किया और बंदा डाल दिया, तो वो और बंदे जिनके पास कोई काम नहीं है वो पुराने बंदों को डिस्टर्ब करेंगे, और जब पुराने बंदे डिस्टर्ब होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, वो क्या होने लगेगा घटने लगेगा। तो मान लो वो घट के कितना हो गया 470। इसके बाद अगर हम लोग और लेबर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होता जाएगा और घटते जाएगा। तो हम लोग चौथा क्या लिख सकते हैं बताओ मेरे को, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टीपी स्टार्ट्स क्या डिक्लाइनिंग। इजी, अच्छा ठीक है। अब मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से फोकस करेंगे, ठीक है ना। एक तरफ लिख दिया यूनिट ऑफ लेबर, एक तरफ लिख दिया टोटल प्रोडक्ट। जैसे जैसे हम लोग लेबर बढ़ाए, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा डिक्रीजिंग रेट पे, फिर टीपी पहुंच जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद भी अगर हम लोग लेबर बढ़ाएंगे तो टीपी घटना चालू हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, 20 लेबर था, 20 लेबर मिलकर कितना केक बना ले रहा था 500 केक मैक्सिमम कैपेसिटी, हमने 25 लेबर लगा दिया, घट के कितना हो गया 470 केक। अगर मान लो इसके बाद भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो 50 लेबर, मतलब 20 का ज़रूरत है, 50 लेबर लगा चुके हैं, 30 लेबर एक्स्ट्रा, कोई काम नहीं है उनका, तो वो लोग क्या करेंगे और प्रोडक्शन को कम कर देंगे, और प्रोडक्शन मान लो कम करके कितना हो गया 100 केक हो गया। मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम लोग और लेबर बढ़ाएंगे तो क्या और घटेगा? तो क्या घटते घटते टीपी ज़ीरो जाएगा क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 50 लेबर अगर और बढ़ाएंगे तो 60 लेबर 70 लेबर, तो 60-70 लेबर मिल के अगर एक केक भी ना बनाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है बाबू टीपी घटता तो है, टीपी घटता तो है, पर एक पॉइंट के आने के बाद वो घटना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो घटते घटते ज़ीरो चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप 50-60 लेबर लगा दोगे तो 50-60 लेबर मिलके एक भी यूनिट प्रोडक्शन ना करे, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये घट तो रहा है, ये हो सकता है और घटे, पर ये घटते घटते ज़ीरो कभी भी नहीं जाएगा। ज़ीरो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इतना ज़्यादा लेबर मिलके एक भी प्रोडक्शन ना करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो चलिए बताइए मेरे को, हम लोग 5th पॉइंट क्या लिख सकते हैं? टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग हो गया, बट टीपी क्या बोलो, नेवर बिकम्स ज़ीरो। पर टीपी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, और अगर ज़ीरो नहीं होता तो नेगेटिव भी नहीं होता है। बट टीपी नेवर बिकम्स ज़ीरो एंड क्या नेगेटिव।
यही है हमारा शेप ऑफ टीपी। इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। देखो आप लोग कैसे लिखोगे, हेडिंग दोगे शेप ऑफ टीपी कर्व, फिर यहाँ से लिखना चालू करोगे टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, देन टीपी रीचेज मैक्सिमम। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ, देन टीपी रीचेज, कहाँ रीच कर गया बताइए, मैक्सिमम। आफ्टर दैट टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड देन आफ्टर दैट टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट टीपी नेवर बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव। अब मैंने आप लोगों को पॉइंट्स में समझा दिया, पर आपको लिखना पॉइंट्स में नहीं है, लिखना है आपको स्टेटमेंट में। तो फटाफट से हेडिंग दो शेप ऑफ टीपी कर्व और इस तरह से इसको कॉपी करो। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बताओ मेरे को, शेप ऑफ टीपी कर्व पढ़ा हमने, क्या है शेप, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। पहले इंक्रीज करेगा कैसे, इंक्रीजिंग रेट पे। आफ्टर दैट टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर बताओ किस पे इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग रेट पे। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्रोडक्शन मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, उसके बाद भी अगर लेबर बढ़ाएंगे एंड अल्टीमेटली टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। उसके बाद भी अगर लेबर बढ़ाएंगे तो टीपी क्या करने लगेगा, घटने लगेगा, पर घटते घटते कभी भी जीरो नहीं जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, बट नेवर बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव। अब इसी चीज़ को हम लोग स्केड्यूल और कर्व के थ्रू से समझेंगे। चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यूनिट ऑफ लेबर। जब हम लोग कितना लेबर लगा के रखे थे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 0 लेबर था, फिर 1 लेबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया टीपी। तो चलो बताओ मेरे को, जब 0 लेबर था तो प्रोडक्शन भी 0, तो जब प्रोडक्शन 0 तो रेट कुछ नहीं, आगे बढ़े। जब 1 लेबर हुआ तो 1 लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा था, 4, तो हमने रेट भी निकाल दिया कितना, 4, ईजी। जब 2 लेबर था तो बताओ कितना प्रोडक्शन हुआ, 10, कितना रेट है, 6, रेट 6 समझ में आ रहा है, 4 और 10 में कितना का गैप है, 6। फिर जब 3 लेबर हो गया तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 18, कितना का चेंज बताओ, 8, रेट कितना, 8, ईजी। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग नोटिस कर पाओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, 0 4 10 18, तो हमने लिख दिया टीपी इंक्रीजेज। और रेट देखो तो क्या कर रहा है, 4 6 8, टीपी इंक्रीजेज एट क्या, इंक्रीजिंग रेट, ये पहला वाला है ना, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ये आपको समझ में आया यहाँ तक, टीपी भी इंक्रीज़ किया, उसका रेट भी इंक्रीज़ किया। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग लेबर बढ़ाते गए। देखो जैसे जैसे लेबर बढ़ाएंगे अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़रूर, पर इंक्रीजिंग रेट पे कि डिक्रीजिंग रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। और देखते हैं कैसे, कितना का गैप, 18 और 24 में 6, फिर कितना का गैप, 4, फिर कितना का गैप, 2। तो चलो ध्यान दो इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ पे कितना का गैप है, 0, यहाँ पे कितना का गैप है, 0। तो चलो बताओ मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक टीपी क्या कर रहा है, 24 28 30, टीपी तो इंक्रीज़ कर रहा है, टीपी क्या कर रहा है बाबू, इंक्रीज़ कर रहा है। इसका रेट क्या कर रहा है, 6 4 2, डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, टीपी इंक्रीजेज, टीपी क्या इंक्रीजेज एट कौन सा रेट पे, डिक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज़ कर रहा है और उसका रेट डिक्रीज़ कर रहा है, अग्री। फिर यहाँ पे देखो तो 30 30, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया जिसको हम लोग मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, टीपी इज़ मैक्सिमम, टीपी इज़ क्या, मैक्सिमम। उसके बाद लास्ट में बताओ मेरे को, देखो जैसे और लेबर बढ़ाए, मैक्सिमम पहुंचने के बाद अगर और लेबर बढ़ाएंगे तो टीपी घटना चालू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया ये, माइनस। ये रेट माइनस पे गया है, टीपी माइनस पे नहीं गया है, कंफ्यूज मत करना, टीपी कभी भी माइनस नहीं जाएगा। रेट कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन घट गया, ईजी। तो चलो आप बताओ मेरे को, टीपी का कैसा शेप है, टीपी पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर टीपी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट पे, फिर टीपी हो जाएगा मैक्सिमम एंड फिर टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ईजी। और इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कर्व के फॉर्म में। चलो अब कर्व देखो, ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ, ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे इसे। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसका स्लोप भी इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से ये इंक्रीज़ कर रहा है, इसका स्लोप भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ तक हम लोग क्या बोल सकते हैं, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ से देखो तो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है ना, थोड़ा स्लोप देखिए डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो, इंक्रीजेज एट
डिक्रीजिंग रेट। फिर इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, टीपी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम के बाद भी लेबर बढ़ाएंगे तो टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। देखो घटने लगा ना, पर देखो मैंने इसे पूरा टच नहीं करा है। पूरा टच क्यों नहीं करा है बाबू, क्योंकि घटते घटते जीरो और नेगेटिव नहीं जाएगा, इसलिए आधा घटा के हमने यहाँ पे रोक दिया। तो ये था हमारा पूरा टीपी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको शेप भी समझ में आया, स्केड्यूल भी समझ में आया और कर्व भी समझ में आया। वीडियो को करेंगे पॉज, शेप बनाने के बाद स्केड्यूल बनाएंगे, फिर इसका कर्व बनाएंगे। ओके, आगे ध्यान देते हैं बच्चों। आपने स्केड्यूल बना लिया, कर्व बना लिया। कर्व बनाने के बाद आप लोग एक लाइन छोड़ोगे और लाइन छोड़ के इसे लिखोगे। ये क्या है और पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टीपी विल ऑलवेज इंक्रीज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लेबर को बढ़ाओगे तो टीपी भी बढ़ेगा, वही लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टीपी विल ऑलवेज इंक्रीज एज मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड। देखो समझो इधर, इसमें क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग लेबर को बढ़ाएंगे तो टीपी भी बढ़ेगा। देखो कैसे, 0 से लेकर 7 तक हम लोग लेबर को बढ़ा रहे थे, लेबर को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, टीपी भी बढ़ रहा था। पर इसके बाद देखो तो हमने लेबर को बढ़ाया पर टीपी बढ़ा नहीं, टीपी घट गया। तो वही लिखा हुआ है आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज एट लास्ट टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। टीपी स्टार्ट्स क्या, डिक्लाइनिंग, बट यूनिट ऑफ लेबर इज स्टिल इंक्रीजिंग। पर लेबर अभी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, आपको ये नोट याद रखना पड़ेगा। क्या नोट याद रखने को बताओ, it is not important that TP will always increase as more units of variable factor is employed because at last unit of labor is increasing। लेबर तो बढ़ रहा है but TP starts declining। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी लेबर बढ़ेगा तो TP भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बाबू लास्ट में लेबर तो बढ़ रहा है पर TP क्या हो रहा है, घट रहा है। इसे कॉपी कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट पॉइंट रह गया TP में, क्या, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, फार्मूला टीपी का। जैसे मैं आपको लिखवा तो अभी दे रहा हूँ पर इसे हम लोग समझेंगे कब, जब मैं आपको एमपी और एपी पढ़ा दूंगा। ओके, तो एक लाइन खाली लिख लो इस तरह से, नंबर देख के क्या लिखोगे, न्यूमेरिकली, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, न्यूमेरिकली टीपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। बताओ टीपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी और दूसरा क्या, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू यूनिट ऑफ लेबर। अभी सिर्फ लिख लो, समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको एमपी नहीं बताया है और एपी नहीं बताया है, तो इसे सिर्फ लिख लेंगे जिससे हमारा टीपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर इसे हम लोग समझेंगे कब, आफ्टर कवरिंग एमपी एंड एपी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको टीपी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, एमपी के बारे में। ओके, थैंक यू।